एएनएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं मैथ का पोर्शन। हम लोग देखते हैं पार्ट बी। जैसे पार्ट ए आप लोगों को एक दूसरे टीचर पढ़ा रहे होंगे हम लोगों को, ठीक ना आप लोगों को। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर में पार्ट बी का पोर्शन हम लोग देखना है, ठीक है ना। पार्ट बी में क्या क्या है। अब जैसे ये हमारा रहा बीएससी सेकंड सेमेस्टर का हम लोग का पार्ट बी का सिलेबस, जो कि 4 यूनिट में कवर है। पहला हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, सिस्टम ऑफ कॉनिक, ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक, कॉन्फोकल कॉनिक। इसका मतलब ये हो गया कि जो हम लोग 12th में पोर्शन पढ़े हुए हैं कोनिक के बारे में, जैसे इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, तो उनके जनरलाइजेशन के बारे में हम लोग यहाँ जानते हैं, उनके एक जनरल इक्वेशन के बारे में। जैसे वहाँ हमने केवल पढ़ा था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो स्टैंडर्ड के बारे में जानते हैं। यहाँ पे क्या है, एक जनरल जानेंगे कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हमको किस तरीके से कोनिक हमको रिप्रेजेंट करता है। फिर है सिस्टम ऑफ कोनिक। सिस्टम ऑफ कोनिक मतलब बहुत सारे कोनिक का एक जनरलाइज्ड इक्वेशन, फैमिली ऑफ इक्वेशन जिसको बोलते हैं। फिर ट्रेसिंग कि किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री को अगर हम चाहें कि कोनिक में ट्रेस करना तो कैसे माने उसके कोनिक हम ट्रेस करेंगे, कोनिक किस तरह का बनेगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमको जानना है, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके पोलर इक्वेशन के बारे में। मतलब हर कोनिक का हम लोग कार्टेशियन और पोलर दोनों सेगमेंट हम लोग देखेंगे। सेकेंड यूनिट हम लोग का है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में होता है कि एक्स वाई जेड एक्सिस से जो सिस्टम हमारा बनता है स्पेस में, ठीक। तो ये 12th का टॉपिक है अप्रॉक्सीमेटली। ये सारी चीज़ें 12th में लगभग पढ़ी गई है, ठीक ना। 12th चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे कुछ भी, तो हर जगह पढ़ाया जाता है। तो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, डायरेक्शन, कोसाइन, रेशियो, प्रोजेक्शन, प्लेन, स्ट्रेट लाइन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। प्लेन स्ट्रेट लाइन के जितने फार्मूले हैं सब कुछ हम लोग देखेंगे। थर्ड में एक नया टॉपिक आ गया पढ़ने को। तो 10th क्लास में इस टर्म के बारे में सारे बच्चे जानते होंगे, ठीक ना। सब कुछ पता होगा कि आखिर क्या होता है, लेकिन यहाँ हम लोग उनके जनरल इक्वेशन के बारे में सीखते हैं। 10th क्लास में हम लोग क्या देखते हैं, स्फीयर, कोन, सिलेंडर के सरफेस एरिया, वॉल्यूम के बारे में। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे कि चलिए उसका इक्वेशन क्या होता है हमारा, किस इक्वेशन को देख के हम बताएंगे कि स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, इस तरह की चीज़ें। और लास्ट हमारा सेंट्रल कोनिक्वाइड, ठीक ना। तो कोनिक्वाइड मीन्स है कोनिक, मतलब कोनिक का 3 डायमेंशनल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द कोनिक्वाइड, ठीक है। अब 3 डायमेंशनल फॉर्म किस तरह का, जैसे सर्कल है, सर्कल को अगर हम रोटेट करें तो हमको रोटेट करें तो क्या बनता है, स्फीयर। उसी तरह इलिप्स को अगर हम रोटेट करें तो हमको क्या बनेगा, इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड मीन्स होता है एक शेप, ठीक ना, अंडे का शेप। तो अंडे को बोलते हैं हम लोग जनरली इलिप्सॉइड, ठीक ना। इलिप्स का हुआ 3D फिगर हम लोग का, ठीक। उसी तरह आता है पैराबोला से पैराबोलाइड। पैराबोला को अगर हम स्पेस में रोटेट करा दें उसके मेजर एक्सिस के लॉन्ग या किसी भी एक्सिस के लॉन्ग तो हमको बनता है पैराबोलाइड। उसी तरह हाइपरबोला से हाइपरबोलाइड बनेगा 1 और 2 सीट। तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे लास्ट यूनिट, ठीक है। तो अब हम लोग पहले से फेमिलियर हैं इस टॉपिक से, ठीक ना, क्लास 12 से हम लोग इस टॉपिक को पहले से जान रहे हैं। तो हम लोग का फोकस होगा कि पहले हम लोग इसी को स्टार्ट करते हैं कि ये हम लोग को यूनिट ज़्यादा बढ़िया से पता है। पता तो ये भी है फर्स्ट वाला भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, जनरल इक्वेशन देखना है हमको। तो फिलहाल हम लोग पहले सेकेंड एंड थर्ड यूनिट कवर करते हैं, जो थोड़ा सा हमारे लिए नंबर में भी फ़ायदा देगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमको ज़्यादा बनते हैं, ठीक है ना। चाहे MCQ हो चाहे सब्जेक्टिव हो, दोनों केस में ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा ज़्यादा। फर्स्ट और लास्ट यूनिट को हम लोग लास्ट में देखते हैं, ठीक ना। पहले हम लोग इन 2 यूनिट को कवर करते हैं, सेकेंड एंड थर्ड यूनिट, ठीक है। अब देखते हैं, तो यही हमारा है। तो 3D ज्योमेट्री से हम लोग शुरू करते हैं, मतलब 3D के कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 3D जानने के पहले हम लोग देखेंगे 2D हमारा क्या होता है। पहले 2D जानेंगे, उसके बाद 3D जानेंगे, ठीक है। देखते हैं 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम कि 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या होता है, इसी के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है 3D कोऑर्डिनेट। इसमें 2 तरह के सिस्टम हम लोग जानने, दूसरा मतलब 2D एंड 3D। 2D बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग चूँकि क्या है कि अब 3D पढ़ रहे तो 2D से होते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 2D का मतलब क्या हुआ कि 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है ना, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, देन दिस इज सेड टू बी द कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज द x डैश एंड ये हो गया y डैश, दिस इज द ओरिजिन। तो ये हो गया हमारा, दिस इज x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। तो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ठीक है ना। तो एक को बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी होती है x एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी होती है y एक्सिस, ठीक। ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट को देखते हुए, क्योंकि समझने वाली चीज़ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना अच्छे से समझोगे उतना फायदा होगा।
तो अब देखते हैं, तो x हो गया, y हो गया, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम, जो कि हमारा प्लेन में बनता है, 2D। क्या है प्लेन? क्या हमारा 2D स्पेस कहा जाता है, 2 डायमेंशनल स्पेस। 2 डायमेंशनल मतलब लेंथ एंड ब्रेथ, कंटेनिंग लेंथ एंड ब्रेथ। तो जहां लेंथ और ब्रेथ दिखाई दे उस तरह के सिस्टम को बोलते हैं हम लोग 2D सिस्टम, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी हम लोग देख रहे हैं पहले थोड़ा सा 2D के बारे में, बाद में हम लोग देखेंगे 3D के बारे में कि 3D हमारा क्या होता है। तो पहले 2D को एक बार समझ लें। तो ये 2D का काम ये होता है कि पूरे प्लेन को ये 4 भागों में डिवाइड करता है। कितने? 4 पार्ट में। कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं? दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हर पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है ना, हर पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो एक एक पार्ट हमारा 4 भाग में पूरा प्लेन हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। तो पूरा प्लेन हमारा 4 भाग में, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो ओरिजिन के जो राइट साइड का पोर्शन है ये होता है पॉजिटिव, ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड का एक्स एक्सिस पे पोजीशन है वो क्या है? नेगेटिव। ओरिजिन के ऊपर का जो पोर्शन है वाई एक्सिस पे ये है पॉजिटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव, ठीक है ना। तो नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव हमारा। तो यही हमारा होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा, ठीक ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D स्पेस में। अब अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं, भाई कोई प्लेन में क्या होता है, कोई पॉइंट हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लेते हैं। ऑर्डर पेयर मतलब पहला एलिमेंट एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा एलिमेंट वाई कोऑर्डिनेट। जैसे कोई भी पॉइंट हमने लिया एक्स वाई, तो ठीक है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं। तो ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो बताता है कि एक्स एक्सिस पे कितने कहाँ पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट बताता है कि वाई पे हमारा कहाँ है, ठीक। तो जैसे अब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हम लेंगे तो ये क्या बताएगा? प्लस प्लस के फॉर्मेट में। मतलब अगर कोई पॉइंट 2 3 हमने लिखा तो इसका मतलब वो कहाँ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको। फिर उसी तरह सेकेंड में अगर कोई पॉइंट लोगे तो निगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर्मेट में मिलता है हमको, कि पहला उसका माने एक्स कोऑर्डिनेट उसका नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट उसका पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड में जाएंगे तो हमें दोनों नेगेटिव मिलता है, थर्ड में हमें दोनों नेगेटिव होता है, एक्स भी नेगेटिव एंड वाई भी नेगेटिव। एंड फोर्थ में हमारा एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। तो पॉइंट को देख के हम बता सकते हैं कि पॉइंट हमारा किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है। अब जैसे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट हम लेते हैं, जैसे हमने लिया 2 - 3, ठीक है, 2 - 3। अब 2 - 3 ले रहे तो साफ साफ दिख रहा है वाई नेगेटिव है, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट देख के हम इजीली बता सकते हैं कि पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा। अब जरा हम लोग देखें इसको कहाँ पे, कि अब 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हम लोग कैसे बताते हैं 2D सिस्टम में। तो बहुत सिंपल है, फार्मूला सबको ही पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें वेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म मतलब IJK के फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा क्या है? x, ये क्या है? x डैश, ये क्या है? y, ये क्या है? y डैश, ठीक है। तो यही पॉइंट, यही एक्सिस अगर हम आर्गेंट प्लेन में ले लें, ठीक है ना, तो एक आर्गेंट छोड़े वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पॉइंट कोई लिया गया, दिस इज द P पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया x y। तो अब इसको हम अगर IJK के फॉर्म में लिखना चाहें, I और J के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो हम इसको यहाँ देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा x, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये हो गया y हमारा। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, मान लो अगर ये वेक्टर r है हमारा, तो r इक्वल टू हमने लिखा xi प्लस yj। तो चाहे तो हम वेक्टर फॉर्म में भी हर पॉइंट को हम लोग चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। जैसे जो पॉइंट कार्टेशियन में है वही पॉइंट हम वेक्टर में भी लिख देंगे। बस करना क्या है कि x कोऑर्डिनेट के साथ i लगा देना है, y के साथ हमको j लगा देना है, ठीक। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्मेट। अब जैसे कि हम लोग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई 2 पॉइंट हमारा है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। जैसे कोई 2 पॉइंट हो गया, एक हो गया यहाँ, एक हो गया ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया Q पॉइंट। P में क्या आ गया? x1 y1, दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब ये चीज़ पूछ रहा है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखना चाहें तो इजीली देख सकते हैं, ठीक ना। वेक्टर फॉर्म में हम देखना चाहें तो आराम से, जैसे ये हमने ले लिया r1 वेक्टर, ये ले लिया हमने
R2 वेक्टर, ठीक है ना, दोनों को ले लिए, ये ओरिजिन हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया हमारा, ये y डैश हो गया, ठीक। तो अब R1 वेक्टर जो होगा वो किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और R2 वेक्टर किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ठीक है ना। दो वेक्टर हमने ले लिए। अब हमको चाहिए पी क्यू डिस्टेंस, तो पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, पी क्यू। तो पी क्यू अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी। 12th क्लास के वेक्टर में पढ़े होंगे कि अगर किसी पी क्यू वेक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी लेके चलते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, जिसको हम ट्रायंगल लॉ से भी चाहे तो जनरेट कर सकते हैं। R1 प्लस जैसे ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू, अगर इसको लिखना चाहें हम तो ट्रायंगल लॉ से, तो ए पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो पी क्यू कितना आ गया, ओ क्यू माइनस ओ पी आ गया हमारा, ठीक। अब ओ क्यू कितना है हमारा, R2 वेक्टर, ये कितना है R1 वेक्टर। अब R2 हमारा कितना है यहाँ पे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो ये निकल गया पी क्यू वेक्टर, ठीक है ना, पी क्यू। अब हमको चाहिए इसका डिस्टेंस, कि चलो भाई पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, तो ये तो वेक्टर निकला। तो अब हम क्या करेंगे, बस इसका मॉड लगा देंगे, यानी उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ i होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j, ठीक है ना, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो देख रहे हैं, तो 2D सिस्टम में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग किस फॉर्म से निकाले, फार्मूले से, किस मेथड से, वेक्टर मेथड से। चाहे तो कार्टेशियन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्टेशियन से भी करना कोई बहुत टेढ़ा काम हमारे लिए नहीं होता है, उससे भी कार्टेशियन से तो 10th क्लास में किए भी हो। मेन हमको यहाँ देखना है वेक्टर फॉर्म से, वेक्टर पे कमांड करना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस ये कहता है कि प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन को हमको दोनों फॉर्मेट में पढ़ना है, कार्टेशियन फॉर्म में भी एंड वेक्टर फॉर्म में भी, ठीक है ना। तो इसलिए वेक्टर पे कमांड करना जरूरी है थोड़ा सा। हर एक क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कार्टेशियन से भी सॉल्व करें एंड वेक्टर से भी सॉल्व करें, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 3D सिस्टम पे। तो ये हमारा हो गया 2D। अब यही सेम फार्मूला हम लोग 3D में भी चाहे तो अप्लाई करेंगे। अभी हम आगे दिखाएंगे कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, 3D में इसको अप्लाई करके देखेंगे, फिर सेक्शन फार्मूला देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग, ठीक ना। तो पहले हम लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम को बढ़िया से समझना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, उसमें मिड पॉइंट क्या है हमारा, इंटरसेक्शन फार्मूला हमारा क्या है, ठीक ना, सारी चीज़ें तो इसको अच्छे से जाननी है। अब बारी आती है हमारा 3D सिस्टम। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या होता है, तो अब जरा देखो 3D मेन है, 3D मतलब 3 डायमेंशनल। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज़ें दिखाई दे, ठीक ना। जहाँ ये तीनों चीज़ें दिखाई दे उसको हम लोग बोलते हैं 3D सिस्टम। 3D माने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, इसमें 3 एक्सिस होते हैं हमको, ठीक है ना, जिनको क्या इसमें होता है क्या है, जैसे पूरा स्पेस हमारा है, ठीक है ना। अभी हम लोग 2D में क्या देखे थे, प्लेन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे 4 भाग में, एक प्लेन को हमने 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि कोई भी प्लेन फाइनाइट नहीं होता, प्लेन मतलब इनफाइनाइट, ठीक ना, जहाँ तक वो जा सके। वैसे ही हम अपने पूरे स्पेस को 8 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे 8 भाग में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब ये समझो जरा सा। एक हम लोग लेते हैं x एक्सिस, एक लेते हैं हम लोग y एक्सिस, एक लेते हैं हम लोग z एक्सिस, ठीक है ना। तो 3 एक्सिस हम लोग को कंसीडर करना होता है, x, y एंड z। उससे हमें बनता है 3 प्लेन, ठीक है ना। तो पहले हम इसका एक जनरल फिगर बना के देखते हैं कि जनरल इसका फिगर कैसा होगा। तो देखते हैं यहाँ पे x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। तो ये हो गया हमारा x y z। जैसे x और y तो मान लो इस बोर्ड के प्लेन में हो गया,
ये जो जेड है ये हवा में है, ठीक ना, जेड जो है ये हमारा हवा में है, ठीक, इधर परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब ओरिजिन जो है, तीनों एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, उसका ओरिजिन जो है वो अपने मन से हम लोग लेते हैं। ओरिजिन तुम जहाँ चाहो वहाँ ले सकते हो, जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो हमारा एजम्पशन है कि हम उसको कहाँ लेते हैं। अब मान लो हमको शहर का मैप बनाना है, शहर का मैप बनाना, तो शहर के सेंटर को मान लिया हमने ओरिजिन। अब वहाँ से सारी चीज़ें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। मान लो यूनिवर्स को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बताना है यूनिवर्स के बारे में कि हर प्लेनेट हमारा कहाँ है। तो हम पूरे सपोज कर लेते हैं कि भाई यूनिवर्स के सिस्टम में हम अर्थ को क्या कर ले, एक ओरिजिन मान ले। अर्थ क्या है, ओरिजिन ले लेते हैं, क्योंकि जंक्शन है। बहुत बड़े सिस्टम में अर्थ क्या है, एक पॉइंट की तरह हमारा। तो उसके ओरिजिन करके 3 एक्सिस हम बना के सारे प्लैनेट्स को, सैटेलाइट्स को, सबको हम बता सकते हैं वो कहाँ होगा, ठीक ना। तो ठीक उसी तरह हम लोग अपना 3 एक्सिस ले लेते हैं, एक एक्स, एक वाई, एक जेड। तो कोई 2 एक्सिस एक प्लेन में होगा और तीसरा उसके परपेंडिकुलर होगा। ओवरऑल ये तीनों एक्सिस जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। इस बात को हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब तीनों एक्सिस को हम लोग कैसे समझते हैं, जरा ध्यान देना। जैसे हम लोग यहाँ पे 3 एक्सिस ले रहे हैं, ध्यान से देखो, 3 एक्सिस हम लोग यहाँ एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये चीज़ हमको बोर्ड पे नहीं दिखाई देगा। भाई ये परपेंडिकुलर लाइन, अगर यहाँ ये परपेंडिकुलर है तो ये दिखेगा थोड़े हमको, ठीक है ना। तो चीज़ को ध्यान से समझो, अगर ये परपेंडिकुलर है यहाँ तो ये हमें नहीं दिखेगा, ठीक। तो अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 एक्सिस बनाते हैं, 3 एक्सिस एज्यूम करते हैं हम लोग। कौन कौन सा, पहले एक्स वाई जेड बनाते हैं। तो जैसे मान लो हमने बनाया एक्स वाई जेड एक्सिस, ये हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है ना, ये हमारा एक्स वाई जेड हो गया। तो ये मान लेते हैं दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये प्लेन हमारा हो गया एक्स वाई प्लेन, ये हो गया एक्स जेड प्लेन, ये हो गया हमारा वाई जेड प्लेन। तो 3 प्लेन हो गए, एक्स वाई, एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन हमारा। तो 3 प्लेन मिला हमें। तो देखते हैं, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, इधर वाला पोर्शन हो गया वाई जेड प्लेन, और ये वाला पोर्शन हो गया एक्स जेड प्लेन हमारा। तो 3 प्लेन हमको मिल गए, ठीक है। तीनों प्लेन मिलके, अब प्लेन भाई इतना ही नहीं ना, प्लेन तो भी पूरा है, इनफाइनाइट है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये भी हमारा इनफाइनाइट है, ये भी हमारा इनफाइनाइट है। तो ये तीनों मिलके पूरे स्पेस को 8 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितने भाग में, 8। टोटल 8 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा हमें। कितने पार्ट में, 8, EIGST, 8 भाग में हमको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट, ठीक है ना, ऑक्टेंट। तो हर एक भाग को हम लोग ऑक्टेंट बोलते हैं। जैसे 2D में क्या था, उनको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे उसको ऑक्टेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट। इसको याद रखना है हमको कि दिस इज द ऑक्टेंट। अब 8 भाग कौन कौन से होंगे, जरा ये देखा जाए। तो 8 भाग हम लोग का होता है, जरा देखो यहाँ से, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये हो गया पॉजिटिव, इसके पीछे जाएंगे नेगेटिव। ये हो गया पॉजिटिव, पीछे आएंगे नेगेटिव। ये हो गया जेड, नीचे आएंगे नेगेटिव हमारा, ठीक है ना। तो 3 हमको पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया। अब ये एक्स वाई प्लेन है, तो पहला भाग तो ये हो गया, पहला ऑक्टेंट हमारा यहाँ हो गया, जहाँ तीनों क्वाड्रेंट, तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस हमको पॉजिटिव देंगे वैल्यू। तो 8 ऑक्टेंट हमको होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8th। टोटल 8 ऑक्टेंट होते हैं। अब जरा देखा जाए यहाँ पे एक्स वाई जेड का साइन क्या होगा। तो फर्स्ट में तीनों पॉजिटिव, समझे बात को, फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों पॉजिटिव। अब देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यही हमारा होता है इसका काउंटिंग का प्रोसेस, ठीक है ना। तो यहाँ से हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी हमेशा एक्स वाई प्लेन के ऊपर रहोगे। तो जब तक एक्स वाई प्लेन के ऊपर रहोगे, जेड कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जेड कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव अबव द एक्स वाई प्लेन। तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों जगह पे हमें जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिलेगा, और नीचे के चारों कोऑर्डिनेट ऑक्टेंट में हमको, नीचे के 4 ऑक्टेंट में हमको
जेड निगेटिव मिलेगा। तो जैसे ही हम एक्स वाई प्लेन के नीचे मतलब गहराई में जाएंगे तो जेड निगेटिव हो जाएगा, मतलब चारों में जेड निगेटिव, ऊपर चारों में जेड पॉजिटिव। तो इतना तो फिक्स हो गया कि जेड हम देख के बता सकते हैं। तो अगर जेड पॉजिटिव है तो अपर हाफ में होगा, जेड निगेटिव है तो लोअर हाफ में होगा। किससे अपर हाफ? एक्स वाई प्लेन से। एक्स वाई के ऊपर रहेगा तो जेड पॉजिटिव, एक्स वाई के नीचे रहेगा तो जेड निगेटिव। ठीक, अब देखो यहाँ तो फर्स्ट के बगल में आया सेकंड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं। तो जैसे ही फर्स्ट के बगल में आओगे एंटी क्लॉकवाइज मूव करके तो एक्स निगेटिव आएगा। यहाँ क्या आएगा? एक्स, वाई तो इधर पॉजिटिव है लेकिन एक्स यहाँ निगेटिव दिखेगा। तो जब एक्स निगेटिव दिखेगा तो देखो यहाँ पे एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। अब आते हैं उसके पीछे, ये रहा थर्ड ऑक्टेंट। थर्ड ऑक्टेंट में देखो वाई भी निगेटिव एक्स भी निगेटिव, तो थर्ड ऑक्टेंट में एक्स भी निगेटिव एंड वाई भी निगेटिव हमें मिला और जेड हमारा पॉजिटिव मिल गया। ठीक है ना, जेड हमको पॉजिटिव हो गया। अब आ जाओ फोर्थ ऑक्टेंट में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे ही फोर्थ में आओगे एक्स फिर पॉजिटिव हो गया, वाई अभी भी निगेटिव है, तो एक्स हमारा पॉजिटिव हो गया, वाई निगेटिव और ये जेड हमारा पॉजिटिव है क्योंकि अपर हाफ में है। अब आ जाओ फिफ्थ कहाँ होगा? बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि फिफ्थ कहाँ होता है, तो हमेशा इस बात को याद रखना कि फर्स्ट के नीचे फिफ्थ आएगा, फर्स्ट ऑक्टेंट के नीचे हमारा फिफ्थ आता है। ठीक ना, इस बात को याद रखना है, फर्स्ट के नीचे फिफ्थ, फिर एंटी क्लॉकवाइज इसी तरह रोटेट करते हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ, ये चार नीचे के ऑक्टेंट हो गए। तो जहाँ यहाँ पांचवा ऑक्टेंट है, पांच पहले के नीचे है, तो जो ठीक ना पहले के जस्ट नीचे है, तो फर्स्ट में अगर एक्स वाई पॉजिटिव है तो भाई ऑब्वियस सी बात है फिफ्थ में भी एक्स वाई पॉजिटिव होगा, तो फिफ्थ में एक्स वाई पॉजिटिव होगा। देखो ये इससे कोरिलेट हो गया, केवल जेड में डिफरेंस आया ना, जेड यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब उसी तरह फिफ्थ के बगल में आता है सिक्स्थ, तो सिक्स्थ किसके नीचे है? हमारा सेकेंड ऑक्टेंट के नीचे है, तो जो सेकेंड में साइन होगा एक्स वाई का वही ना हमको यहाँ सिक्स्थ में भी मिलेगा। तो सेकेंड में साइन है माइनस प्लस, तो यहाँ भी माइनस प्लस, ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ रहेंगे तो क्या होगा? एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव हो गया। तो देखो सेकेंड ऑक्टेंट किससे कोरिलेट हो रहा है? सिक्स्थ से। बस अंतर क्या है? जेड के साइन में, देख रहे हो ना, जेड वाला बस प्लस से माइनस हो जाए क्योंकि लोअर हाफ है, पहले ही बताए हैं कि लोअर हाफ में जाएंगे तो जेड इज ऑलवेज निगेटिव। अब उसी तरह सिक्स के बगल में आता है सेवन्थ ऑक्टेंट, सेवन्थ में क्या है? एक्स वाई बोथ आर निगेटिव, तो एक्स वाई बोथ आर निगेटिव, तो ये हो गया थर्ड से कोरिलेट कर गया हमारा। ठीक है ना, समझना है ध्यान से एक एक चीज, ये सब एक्स वाई को हम कोरिलेट करा रहे हैं, जेड तो पता है भाई, एक्स वाई के ऊपर रहेंगे तो पॉजिटिव, एक्स वाई के नीचे रहेंगे तो निगेटिव। ठीक, अब उसी तरह सिमिलर है भाई, फोर्थ से कौन कोरिलेट करेगा? एट्थ ऑक्टेंट, तो यहाँ प्लस माइनस, तो यहाँ भी प्लस माइनस हमारा। ठीक है ना, तो ऑक्टेंट में पॉइंट मतलब किस ऑक्टेंट में कौन सा में पॉजिटिव निगेटिव होता है, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है। तो फिर से देख लो, जब एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है, ठीक है ना, प्लस उसके बगल में एंटी क्लॉकवाइज सेकंड, उसके पीछे थर्ड, फिर यहाँ फोर्थ, फर्स्ट के नीचे फिफ्थ, सेकंड के नीचे सिक्स्थ, थर्ड के नीचे सेवन्थ, फोर्थ के नीचे एट्थ। ठीक है ना, एक्स वाई सब में सेम होगा, अंतर आएगा जेड का। अगर एक्स वाई के ऊपर हो तो जेड पॉजिटिव, एक्स वाई के नीचे हो तो जेड निगेटिव। ठीक है ना, अब एक चीज और देखा जाए, इस पे पॉइंट हम लोग कैसे मेजर करते हैं। ठीक है ना, पॉइंट हम लोग कैसे मेजर करते हैं, जैसे मान लो कोई पॉइंट हमने ले लिया P, दिस इज द एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो, अब हम पॉइंट कैसे बताएंगे, आखिर एक्स कहाँ बनेगा, वाई कहाँ बनेगा, जेड कहाँ बनेगा हमको। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये होता है एक्स, वाई पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये कहा जाएगा वाई। लेकिन अब जेड पे परपेंडिकुलर कैसे हम देखेंगे, अब यही चीज समझने वाली चीज है भाई, जेड पे परपेंडिकुलर कहाँ से दिखेगा। तो अब इसको समझने के लिए हम लोग करते क्या है कि जैसे एक पॉइंट, हमने पॉइंट ले लिया अपने मन से, ठीक है ना, यहाँ हमने पॉइंट ले लिया, ध्यान से देखो, ये हमने पॉइंट ले लिया। ठीक, अब देखो, ठीक, अब देखो पॉइंट ले लिए, ये रहा P, ये रहा P, ध्यान से देखना P। अब P से हम क्या करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, कहाँ, एक्स एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस हो गया x,
y पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो गया y, यहाँ z पे परपेंडिकुलर, तो यही z है वाला परपेंडिकुलर पोर्शन है जो यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में, जो यहाँ नहीं दिख सकता। अब हम इस पे परपेंडिकुलर यहाँ से हवा में नहीं ना डालेंगे, तो ये हमारे परपेंडिकुलर पोर्शन है, ये क्या है, इस तरीके से है। अब इस पे अगर हम p से परपेंडिकुलर डालेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, देख रहे हो, ये वर्टिकल पोजीशन, यही हो गया z कोऑर्डिनेट हमारा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट को हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट हमारा कहाँ होगा। ठीक है ना, तो जैसे कोई एक पॉइंट हम उन्हें लिख दें कि 3 2 -3 4 कहाँ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है y निगेटिव। तो देखो फर्स्ट में तीनों पॉजिटिव, उसके बगल में सेकंड होता है ऑक्टेंट, सेकंड में y निगेटिव, अब देखो आ गया ना y निगेटिव, तो सेकंड में y निगेटिव, ये कहाँ गया, सेकंड ऑक्टेंट। देखो है ना, एक में सेकंड में x निगेटिव हुआ, ये जाएगा हमको फोर्थ में जाएगा हमको, जहाँ y निगेटिव मिलेगा। अब वही पॉइंट अगर हम -1 3 2 ले ले तो देखो x निगेटिव, तो x निगेटिव कहाँ है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट ऑक्टेंट में, तो ये गया हमको सेकंड ऑक्टेंट में। अगर उसी तरह ले लिए -5 -3 2, ठीक है ना, -5 -3 2, एक्स वाई निगेटिव है, जेड पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव मतलब एक्स वाई प्लेन के ऊपर, एक्स वाई निगेटिव मतलब थर्ड ऑक्टेंट आ जाओ, तो कहाँ चला गया, थर्ड ऑक्टेंट। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये पॉइंट कहाँ जाएगा, 1 0 0, ये कहाँ जाएगा। अब ये समझना है, तो जरा इस बात को समझना कि जब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया जाता है, ठीक है ना, समझना ध्यान से, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या लोगे हमेशा, अल्फा 0 0, उसी तरह पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या लोगे यहाँ पे, 0 बीटा 0, पॉइंट ऑन जेड एक्सिस क्या लोगे यहाँ पे, 0 0 गामा। ठीक है ना, तो हमेशा इस बात को समझना है कि जैसे 1 0 0 कहाँ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, 2 0 0 एक्स एक्सिस पे, 0 1 2 जैसे ये कहाँ गया, बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस, क्योंकि 1 0 0 है। वही अगर 0 1 0 रहता है, 0 1 0 तो वाई एक्सिस पे जाता है, 0 0 1 होता है तो जेड एक्सिस पे जाता है। सेम उसी तरीके से अब हमको देखना है पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई पॉइंट लेना है अपने मन से, बात समझो ध्यान से, कि एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई पॉइंट लेना है तो हम किस तरीके से लेंगे। ठीक है ना, देखो ध्यान, ये रहा एक्स वाई प्लेन, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन को ध्यान से देखो, समझ में आएगा कि जेड यहाँ पे 0 होता है, मतलब बराबर पे है ना, जमीन पे रहेंगे तो जेड 0, जमीन से ऊपर जाएगा तो जेड बढ़ेगा, जमीन से नीचे जाएंगे तो जेड घटेगा, यानी गहराई में जाते हैं तो जेड माइनस, हवा में जाते हैं तो जेड प्लस, लेकिन बीच में रहेंगे तो, प्लेन पे रहेंगे तो 0। तो ये क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन की खासियत है कि उसमें जेड कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, जेड 0 होगा, मतलब एक्स वाई तुम कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो, तो मतलब पॉइंट क्या लोगे, अल्फा बीटा 0। उसी तरह पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन, सेम चीज, जब वाई जेड प्लेन की बारी आएगी तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो 0 बीटा गामा। और उसी तरह अगर हम पॉइंट ऑन जेड एक्स प्लेन लेना चाहें तो जेड एक्स प्लेन पे क्या लोगे पॉइंट, तो इसमें देखो y 0 है ना, तो y 0 कर देंगे, तो अल्फा 0 गामा। देख रहे हो ना, तो यानी कोई पॉइंट देख के हम बता सकते हैं कि वह कहाँ जाएगा। जैसे अब हमसे कोई कहा -1 3 0 कहाँ जाएगा, अब देखो इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, जेड, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, जेड, तो ये वहाँ जाएगा जिस प्लेन में जेड नहीं है, तो मतलब कहाँ गया, एक्स वाई प्लेन पे। अगर हमने लिखा -3 0 4, इसमें y 0 है, मतलब ये किस प्लेन में जाएगा, जेड एक्स में। ठीक है ना, अगर हमने लिखा 0 0 -3 कहाँ जाएगा, जेड एक्सिस पे जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी पॉइंट देख के बता सकते हैं कि पॉइंट कहाँ होगा। भाई पॉइंट कहाँ हो सकता है, या तो किसी ऑक्टेंट में, या तो किसी एक्सिस पे, या किसी प्लेन में, तीन ही जगह होते हैं, या तो ऑक्टेंट, या तो एक्सिस, या तो प्लेन। प्लेन में होगा तो कोई एक कोऑर्डिनेट 0 दिखाई देगा, एक्सिस पे होगा तो कोई 2 कोऑर्डिनेट 0 दिखेगा, और ऑक्टेंट में होगा तो तीनों नॉन 0 दिखाई देगा।
ठीक है ना, एक्स वाई जेड तीनों नॉन जीरो दिखाई देंगे, ठीक है ना, प्लस माइनस में दिखेंगे। अगर प्लस माइनस में है समझ जाओ ऑक्टेंट में है, कोई एक जीरो है मतलब प्लेन में है, अगर कोई दो जीरो है तो एक्सिस पे हमको, ठीक है ना, तो इस बात को हमको दिमाग में रखना है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखें जरा पीडीएफ के माध्यम से थोड़ा सा, ठीक है ना, कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है। वही सिंपल वेक्टर कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। तो जैसे देखो हमने दो पॉइंट ले लिया, एक P एंड Q, देख रहे हो ना, तो एक P हम लेते हैं, एक P लेते हैं, ठीक, और एक Q लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक P ले लिए, एक Q हमने ले लिया, दो पॉइंट हम लोग ले लिए, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम कहेंगे चलो पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 है, लेकिन उसी को जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप एंड r2 बराबर o q इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्मेट, देख रहे हो ना, ये हो गया r1 और ये हो गया r2 वेक्टर फॉर्मेट। इससे थोड़ा सा हम लोग का समय बचेगा, समझने पे ज़्यादा जोर देना है हमको, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में समझना बहुत जरूरी है, ये सब एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा हमको, ठीक है ना, इस बात को दिमाग में उठा लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। कार्टेशियन फॉर्म में सब कोई किया होगा 12th क्लास में, वेक्टर में बहुत कम लोग किए होंगे, देने को तो दिया है सिलेबस में लेकिन करते बहुत कम लोग हैं, कर ही नहीं पाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे लगाएं ट्रायंगल लॉ, क्या लगा दें, ट्रायंगल लॉ। तो देखो OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ, दिख रहा है ना, OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ, यही होता है ट्रायंगल लॉ। तो देखो यहाँ पे, तो OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ, तो PQ की वैल्यू हमको निकालनी है तो OQ माइनस OP लिखेंगे ना, सेम यही हमने 2D में भी बताया था। बस यहाँ क्या है, एक Z एक्सिस हमारा बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ है, देख रहे हो ना। अब यहाँ Z क्या किया, प्लेन में करके Y को हवा में कर दिया, तुम किसी एक को हवा में कर लो, उससे नहीं मतलब है। तो PQ हो गया, तो R2 माइनस R1 आया। अब वेक्टर फॉर्म में अगर उसको लिखोगे तो दोनों को माइनस कर दोगे, तो क्या आया, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। ये निकल गया PQ वेक्टर। तो जब PQ वेक्टर पता चल गया हमको अब उनका निकालना है PQ के बीच का डिस्टेंस, तो सिंपल सी बात है मॉड लगा दे, ठीक है ना, मॉड PQ। तो दस द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर PQ, बस P का मैग्नीट्यूड निकाल देना है हमको, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो हर कोई निकालने आता होगा, फिजिक्स में भी पढ़े हो, क्लास 11 के पहले दूसरे चैप्टर में ही पढ़ाया जाता है वेक्टर, ठीक है ना। तो कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है, स्केलर वेक्टर पढ़े होगा, ठीक है ना। तो PQ हमारा कितना आ गया, ये बन गया हमारा फार्मूला, देख रहे हो, दिस इज द फार्मूला, ये हो गया हमारा फार्मूला, दो पॉइंट के डिस्टेंस का फार्मूला। क्या है अंतर, 2D और 3D में क्या अंतर है, बस ये Z2 बढ़ गया हमारा, देख रहे हो ना, केवल ये बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ है। बाकी सारा फार्मूला अगर ये हट जाए, ये हटा दो तो यही ना फार्मूला बनेगा हमें, ये 2D का हो गया। अगर पूरे को ले लो तो 3D का फार्मूला बन जा रहा है। तो यही होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। एक तरीका और होता है इसको बनाने का, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या करते हैं कि क्यूबॉइड फॉर्म करते हैं, यानी उस P और Q पॉइंट को डायगोनल मानते हुए हम एक क्यूबॉइड फॉर्म करते हैं। देखते हैं अगर बन पाता है तो एक बार, अगर क्यूबॉइड मिल जाए हम लोग को, ठीक है ना। देखो ये रहा क्यूबॉइड इसी तरह का, ठीक। तो देखो ये क्यूबॉइड है हमारा, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हम एक डायगोनल बना देते हैं, इसमें एक डायगोनल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, डायगोनल ले लेते हैं। जैसे ये हमारा डायगोनल हो गया, कोई भी डायगोनल, जैसे मान लो यहीं पे ओरिजिन हो गया, तो इसको अब कहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, ये मिल गया, ठीक है, ये हमारा डायगोनल हो गया। अब इसको हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं P पॉइंट, इसको ले लेते हैं Q पॉइंट, देख रहे हो ना। तो डायगोनल वाले कॉन्सेप्ट से भी हम चाहे तो बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ P और Q से को डायगोनल मानते हुए हमें क्यूबॉइड बनाते हैं। क्यूबॉइड क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्यूबॉइड कंस्ट्रक्ट करने के पीछे हमारी लॉजिक होती है, हम हर दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं, कहाँ कहाँ, तीनों प्लेन पे। तो जब तीनों प्लेन पे डालोगे परपेंडिकुलर, तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगी x2 माइनस x1, ये जो ब्रेथ है हमारी, ठीक है ना, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक,
y2 माइनस y1, और जो हाइट हो जाएगी, ये जो हाइट है हमारी, ये z2 माइनस z1। तो बताते जानते ही हो कि वॉइड में लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट। देखो लेंथ ऑफ डायगोनल हमारा क्या होगा इसमें, ठीक ना, लेंथ ऑफ डायगोनल हमारा क्या होगा कि डायगोनल की जो लेंथ होती है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो अब वही सेम चीज यही आएगा भाई। देखो लेंथ क्या है x2 माइनस x1, ब्रेथ क्या है y2 माइनस y1, हाइट क्या है हमारी z2 माइनस, तो वही फार्मूला मिला ना। तो वेक्टर हमारे लिए बहुत किसी काम को आसान बना देता है। जो काम कार्टेशियन में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, वेक्टर में बहुत इजीली लोगों को समझ में आ जाती है बात, इसलिए वेक्टर को हमेशा प्रीफर करना होता है, ठीक ना। तो वेक्टर को अगर हम अपने साथ रखें तो हम लोगों को 3D ज्योमेट्री समझने में बहुत आसानी रहती है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है। अब इसके बाद सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। तो सेक्शन फार्मूला हम लोग देखते हैं अब जरा सा। ये रहा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में बताया, देखो क्या होता है, पहले पढ़े होगे जनरली 2D में। देखो पहले 2D में समझ लो इसको। जैसे मान लो ये लाइन हो गई, PQ पॉइंट हो गया, ये हो गया x1 एंड y1, ये हो गया हमारा x2 y2। कोई पॉइंट R है जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो R का कोऑर्डिनेट हो गया xy। तो xy बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n लिखते हैं। सेक्शन फार्मूला 10th क्लास में भी बताया गया, ठीक है, वही वाला है। तो हम सेम 2D के लिए, 3D में क्या है, बस z कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है हमारा, ठीक ना। तो देखो, तो ये हो गया, कॉमा दे के यहाँ लिखो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। यही 3D जब करोगे तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो दिख रहा है ना, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, एक कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, इंटरनल डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल। यही अगर हम कुछ इस तरह से बनाएं, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, ठीक, ये हो गया हमारा M और ये हो गया हमारा N। तो ये क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक ना, एक्सटर्नल डिवीजन। ये पॉइंट हो गया x2 y2 और ये पॉइंट हो गया x1 y1। तो उस केस में एक्सटर्नल डिवीजन में फार्मूला लगेगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। देख रहे हो ना, ये इंटरनल डिवीजन हो गया। यही R मान लो मिड पॉइंट है, R क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में m और n की वैल्यू 1 1 हो जाती है। तो मिड पॉइंट के केस में हम फार्मूला क्या बताते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ये सब 10th क्लास की चीजें हैं, ठीक है ना, कुछ बहुत विशेष नहीं है। लेकिन हाँ 3D में जब देखेंगे तो यही चीज 12th में आ जाएगा। 12th में ये भी बताया गया कि डिवीजन ऑफ 2 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो एक पॉइंट हमने लिया P, एक पॉइंट हमने लिया Q, 2 पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया भाई, ठीक है। उसको चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग भाई, कोऑर्डिनेट में देख ले, वेक्टर में भी। तो देखो R1 की वैल्यू कितनी हो गई, x1i, देखो यहाँ लिखा है ना, R1 की वैल्यू x1i y1j z1 के, R2 की वैल्यू x2i y2j z2 के, दिख रहा होगा साफ साफ। और ये हो गया R मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी R डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q इन द रेशियो m/n। देख रहे हो ना, m/n, m और n रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है। देखो यहाँ साफ शब्द दिया PR अपॉन RQ, देख रहे हो ना, PR अपॉन RQ इज इक्वल टू m/n दिया हमको, m/n का रेशियो वहां बन रहा है, ठीक है ना, m/n का रेशियो। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, m/RQ इज इक्वल टू nPR हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब RQ पे लगा दो वेक्टर साइन, क्या लगा दे, वेक्टर साइन। भाई मैग्नीट्यूड बराबर हम वेक्टर बराबर करने जा रहे हैं। तो अब RQ का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R, एंड PR का मतलब क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, Q का पोजीशन वेक्टर कितना है, R2, तो R2 माइनस R, R का पोजीशन वेक्टर कितना है, R है, देख लेना ध्यान से। उसी तरह यहाँ पे हो गया R माइनस R1, क्योंकि OR माइनस OP है। तो फार्मूला देखो यहाँ बन गया R इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म है, ठीक है ना, कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। देखो वेक्टर 2 तरीके से लिखा जाता है, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है बुक्स में, या तो बोल्ड में R लिखो, बोल्ड में, बोल्ड मतलब थोड़ा सा उसको गाढ़ा कर दो, ठीक,
और नहीं तो आर नॉर्मल लिख के वेक्टर साइन लगा दो, दोनों एक ही चीज होती है। अब यहाँ देखो ये जो आर है ना बोल्ड में लिखा हुआ है थोड़ा सा डार्क कलर में, और यहाँ पे जो आर है वो आर के ऊपर वेक्टर साइन बनाया गया है, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डार्क कर दो तो वी वेक्टर है, साइन लगा दो ऊपर तो वी वेक्टर है हमारा, ठीक। तो ये देखो फार्मूला बन गया, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला इंटरनल डिवीजन के केस में, क्योंकि प्लस लगा है इंटरनल डिवीजन, पॉइंट हमारा कहाँ है, बीच में है, PQ के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो PQ के बीच में होने के चलते दिस इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन, ठीक है ना, इंटरनल डिवीजन कहा जाएगा हमारा। तो ये इंटरनल डिवीजन का फार्मूला बन गया। अब सबकी वैल्यू रखते चले जाओ, देखो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो, R2 R1 की वैल्यू यहाँ पे, फिर i j के कोफिशिएंट इक्वेट कर लो यहाँ पे, देखो i का कोफिशिएंट x, i का कोफिशिएंट mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, i j का कोफिशिएंट y, यहाँ y का देखो j का कोफिशिएंट दिस, तो देखो ये फार्मूला बन गया, देख रहे हो ना, दिस इज द कार्टेशियन फार्मूला ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन इंटरनल डिवीजन। अंतर क्या है, बस z कोऑर्डिनेट बढ़ गया, 2D में देखो वही z नहीं था हमारे पास, देख रहे हो ना यहाँ पे, यही z हमारा यहाँ गायब है, 3D में वही z हमारा इंक्रीज कर जा रहा है, देख रहे हो, बस इसके चलते ये फार्मूला किसका हो गया, 3D का हो गया, यही हटा दो तो 2D का हो जाएगा, एकदम सेम चीज है, ठीक है ना, कुछ खास अंतर नहीं है सेक्शन फार्मूला में। अब वही बात, अगर एक्सटर्नल डिवीजन करना होगा तो बस यहाँ पे माइनस लगा देंगे, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस से, ठीक है ना। अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो माइनस लगा दो, मिड पॉइंट है तो एम एन की वैल्यू 1 कर दो, तो मिड पॉइंट है तो पॉइंट, जैसे मान लो आर इज द मिड पॉइंट, ठीक है, आर इज मिड पॉइंट, तो अगर मिड पॉइंट है तो उस केस में आर बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 बाई 2, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक ना। वही अगर एक्स वाई जेड में लिखोगे तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2, मिड पॉइंट हो गया हमारा। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में माइनस लगा देते हैं हम लोग, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो ये रहा हम लोग का सेक्शन फार्मूला, ध्यान से देखना, वही सारी चीजें हैं जो 10th और 12th में पढ़े हो, कुछ खास बहुत विशेष नहीं है, बस हाँ रिविजन जरूरी है, रिविजन नहीं करोगे तो परेशानी होगी। अब देखते हैं सेंट्रॉइड, नॉर्मल चीज है, बहुत विशेष नहीं है। हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर अपने से भी लेके देख लेते हैं एक तो ट्रायंगल, ठीक है ना। जैसे एक ट्रायंगल हम लोग ले ले, जैसे ये ले लेते हैं, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ट्रायंगल में आता है मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, सेंट्रॉइड का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ एनी ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के सारे मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो मतलब अब देखो, जैसे मान लो ये पॉइंट A है, ठीक है ना, अरे बाप रे, अब देखो ये A हो गया, देखो ये हमारा A हो गया, यह हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2, इसका पोजीशन वेक्टर R3, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको मिला देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो गया, दिस इज द मिड पॉइंट, ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया F। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ऑब्वियस सी बात है, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या बताया है, R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 बाई 2, ठीक है। वही अगर D का कोऑर्डिनेट देखोगे तो क्या लिखोगे, R2 प्लस R3 बाई 2, इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे, R1 प्लस R2 बाई 2, देख रहे हो ना। तो मिड पॉइंट यही हो गया हमारा सेंट्रॉइड, देख रहे हो ना G। इसका काम क्या होता है, इस मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करना, इसका काम होता है मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करना, सेंट्रॉइड यही होता है। तो भाई सीधा है, लगा दो कौन सा फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। देखो यहाँ पे लगा दिया हमने सेक्शन फार्मूला, देखो D का कोऑर्डिनेट ये आ गया, ठीक है ना, D का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया, ठीक, D का कोऑर्डिनेट हो गया ये,
मिड पॉइंट बना दिया। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो r2 प्लस r3/2 लिख लो। कार्टेशियन में लिखना है तो x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2, z2 प्लस z3/2। अब बताया ना कि g डिवाइड AD इन द रेशियो 2:1। तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे d के कोऑर्डिनेट से और 1 को मल्टीप्लाई करोगे a के कोऑर्डिनेट से। तो देखो 2 इंटू x2 प्लस x3/2 प्लस 1 इंटू x1/2 प्लस 1, ये आ गया। फिर उसी तरह कर लोगे तो ये बन गया सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रोइड का फार्मूला होता है यही x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। सेम चीज फिर से जान लो कि अगर 2D सिस्टम होता जहाँ कोऑर्डिनेट x1 y1 के फॉर्म में होते, ठीक है ना, तो वहाँ पे फिर ये चीज़ कम हो जाता हमारा, ठीक है ना, 2 ही के फॉर्मेट में हम बताते, तो वहाँ पे z कोऑर्डिनेट ये गायब हो जाता। अगर 2D होता तो 3D है तो z बढ़ गया हमारा, ठीक वही सेम चीज़। तो ये हो गया सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रोइड का फार्मूला बहुत सिंपल होता है, मैक्सिमम लोग को याद होता है। वेक्टर फॉर्म में ये लिखोगे। अब इसको डिराइव करने के लिए क्या करेंगे, जी का कोऑर्डिनेट अगर हमको डिराइव करना है तो जी का कोऑर्डिनेट अगर हमें डिराइव करना है तो देखो क्या लिखते हैं, जी बराबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 2 इंटू r2 प्लस r3/2 प्लस 1 इंटू r1/2 प्लस 1। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया r1 प्लस r2 प्लस r3/3। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ एनी ट्रायंगल ABC इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हमारा हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हमारा हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं सेंट्रोइड ऑफ ए टेट्राहेड्रन। सेंट्रोइड ऑफ ए टेट्राहेड्रन, देख लो यहाँ पे टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन क्या होता है, टेट्राहेड्रन जानते हो, मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रन होता है। मीथेन CH4 देखे होगे, तो CH4 को जरा हम लोग यहाँ पे बना के देखें कि CH4 किस तरह का बनता है हमारा, कुछ इस तरह का बनता है। देखो यही है हमारा टेट्राहेड्रन, देख रहे हो ना, सिंपल यही है। 4 इसमें वर्टेक्स होते हैं, कौन कौन से, एक मिनट, देखो ABCD, ये 4 हमारे पॉइंट होते हैं ABCD, ठीक। नीचे होता है ट्रायंगुलर शेप, हर सरफेस इसका ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं। टेट्राहेड्रन का मतलब 4 सरफेस से घिरा, मतलब 4 ट्रायंगुलर सरफेस से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, जो एरिजन है हमारा, वह कहा जाता है टेट्राहेड्रन। 4 सरफेस होते हैं, चारों जो होते हैं ट्रायंगुलर होते हैं। जैसे देखो एक है ADC, एक है ADB, एक है ACB सामने वाला पोर्शन, एक बेस का हो गया BCD। तो टोटल हमारे 4 ट्रायंगुलर सरफेस का ये रीजन होता है जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन। अब टेट्राहेड्रन का हमारा सेंट्रोइड देखना है कि हमारा क्या होगा, तो पहले हम नीचे वाले सरफेस का निकालते हैं सेंट्रोइड। तो हर सरफेस का सेंट्रोइड निकाल के फिर मिला दोगे तो रेशियो आएगा 3:1 में डिवाइड करता है उसको, देख रहे हो ना 3:1। यही चीज समझना है इसमें, ठीक है ना, यही चीज समझना है। देखो यहाँ पे 3:1। तो इसमें करते क्या है कि पहले हम इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं G1 का, देख रहे हो ना, G1 किसका सेंट्रोइड है, इस सरफेस BCD का, ये जो बेस का सरफेस है, देख रहे हो ना, ये जो बेस है हमारा, नीचे का जो बेस है, मतलब यहाँ जो BCD है, ठीक ना, तो यहाँ भी BCD बना हुआ है, तो BCD, तो पहले हम BCD का सेंट्रोइड निकालते हैं। तो उसका सेंट्रोइड देखो ये होता है, देख रहे हो ना, x2 प्लस x3 प्लस x4/3, y2 प्लस y3 प्लस y4/3, z2 प्लस z3 प्लस z4/3 रीजन। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग बताते हैं x1, y1, z1। इसका B का बताएंगे x2, y2, z2। इसका बताएंगे x3, y3, z3, और इसको बताएंगे x4, y4, z4, ठीक है ना, जिसको हम लोग r1, r2, r3 से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक, जिसको हम लोग r1, r2, r3 और r4 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो पहले हम सेंट्रोइड इस सरफेस का निकालते हैं G1, और फिर उसके बाद हम इसके सबका निकाल के फिर सबको आपस में मिला देंगे। तो जब मिलाते जाएंगे तो फिर हमको बनता है सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन, ठीक है ना। लेट G1, देखो यहाँ लिखा है ना, लेट G1 बी द
लेट G1 बी द, देखो लेट G1 बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल BCD, BCD का हमने सेंट्रोइड ले लिया, फेस ऑफ द टेट्राहेड्रन, जो नीचे का हमारा सरफेस है फेस। सिंस वी नो दैट द सेंट्रोइड ऑफ ABCD विल लाई ऑन AG1 एंड विल डिवाइड AG1 इन अ रेशियो 3:1। ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है फार्मूला डिराइव करने के लिए, कि उसकी खासियत होती है कि जब A को G1 से मिलाओगे, मतलब इस A को इस G1 से जब मिलाओगे तो इसका जो सेंट्रोइड होगा G, ये इसको 3:1 में डिवाइड करता है, ठीक है ना। मतलब अब इसका सेंट्रोइड इस सरफेस का सेंट्रोइड इससे मिलाया जाएगा, इस सरफेस, सारे सरफेस के सेंट्रोइड को अपोजिट वर्टेक्स से हम मिलाते हैं, हर सरफेस के सेंट्रोइड को सामने वाले वर्टेक्स से हम मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो जो हमारा फिगर बन के आएगा, उन मतलब जो 4 लाइन होंगी वो चारों लाइन एक दूसरे को जहाँ कट करेंगी, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन, ठीक है ना। उसका काम यही है, ठीक। तो हर सरफेस के सेंट्रोइड को सेंट्रोइड सामने वाले वर्टेक्स से हमको मिला देना है। तो 4 लाइन हमें मिलेगी, चारों लाइन जहाँ कटेंगी वो दैट इज द सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन। उसका काम क्या है कि उसको काटता है वो 3:1 रेशियो में, देख रहे हो ना, 3:1 रेशियो है। G इज द सेंट्रोइड ऑफ द ABCD। तो पहले हम G1 का कोऑर्डिनेट देख लिए, अब फिर हमने G का कोऑर्डिनेट देखा। तो G में देखो बारी बारी से सबका निकाल रहा है, वेक्टर फॉर्म में निकालोगे ज़्यादा आसान पड़ेगा, कार्टेशियन में बारी बारी से करना पड़ेगा। x के लिए क्या करोगे, 3 इंटू ये क्या है G1 का x कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू A का x कोऑर्डिनेट, दोनों को सॉल्व किए 4 आ गया। तो ये फार्मूला बन गया 4 के टर्म में। ट्रायंगल में क्या था, अपॉन 3 था, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3/3। और टेट्राहेड्रन में क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कितना 4 आ गया हमको, देख रहे हो ना। इसी तरह y, तो यही है हमारा सेंट्रोइड, ठीक है ना, किसका, टेट्राहेड्रन का। तो इस तरीके से हम लोग 2D और 3D को ध्यान से समझने की कोशिश किया। इसको एक बार और बढ़िया से रिवाइज कर लेना, नोट्स मिल जाएगा, ठीक ना। और बढ़िया से रिवाइज करने के बाद हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम लोग इसका प्रॉब्लम्स देखेंगे कि प्रॉब्लम हमसे होता है कि नहीं होता। अभी तो हमने खाली कॉन्सेप्ट देखा, अब कॉन्सेप्ट बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल करने के बाद नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होगा डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। पूरे 3D ज्योमेट्री का जो की होता है, जो एक तरह से कहा जाए, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। बहुत लोग इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है, तो उस चीज़ को हम लोग प्रॉब्लम के बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसकी थियरी पहले देखेंगे, आखिर डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो है क्या हमारा, ठीक। तो इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में देखते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो इसको रिवाइज करते रहिए, आगे देखो।